स्वागत है बच्चों आपका सिद्धांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं सत्यम सिंह, मैं लेके आया हूँ आप सबों के लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर, जिसमें आप सभी को मिलने वाले हैं क्लास 10 के सभी विषयों का एक क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। बच्चों इसमें आपको मिलने वाले हैं सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको इसमें परीक्षा से संबंधित जितने भी तरह की जानकारी है वो सभी प्रोवाइड करवाई जाएंगे। और आज इसी क्रम में हम लेके आए हैं बेसिकली आर्ट्स पेपर का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सबसे पहले चैप्टर का डिस्कशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन। ये 2 वीडियोस में कंप्लीट होंगे। टॉप आज हम 50 क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे और फिर नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। तो इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लेके आए हैं आप सबों को सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको 2024 के एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखना है और इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए। डेफिनेटली अगर सारे वीडियोस पे आप अगर अगर आप देखते हो, उसको फॉलो करते हो और उसको अपने हिसाब से अगर अपने अंदर लेते हो, मतलब समाज लेते हो, तो क्या करें, इससे फ़ायदा क्या होगा आपका, इससे जो है आपके एग्जाम्स में मार्क्स बहुत ही बेहतरीन आएंगे। और मैंने जैसे बताया है, अगर आपने जिस तरह से आपको सभी विषयों के सभी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेंगे तो डेफिनेटली 450 का आंकड़ा आपके लिए बहुत ही छोटा माना जाएगा, बहुत ही छोटा। सारे क्वेश्चन आपके काफ़ी फैमिलियर नजर आएंगे आपके लिए और आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन तो मैंने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब देर नहीं करते बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है वो। तो ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे सामने 4 ऑप्शन है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और वनीय मिट्टी। बेटा आप सबों को जब क्लास में बेसिकली ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाए गए थे तो उसमें सभी आप सबों को बताया गया था कि भारत में जब विस्तार, मिट्टी के विस्तार की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो किसका है? हमारे जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है और सेकेंड नंबर पर जो आता है हमारा, सबसे अधिक विस्तार किसका है? जलोढ़ मिट्टी का है। और सेकंड नंबर पे जो आता है हमारा वो कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, यानी कि एक नंबर पे रहेगा हमारा जलोढ़ मिट्टी और दूसरे नंबर पे होगी काली मिट्टी। काली मिट्टी अगर सवाल ऐसा दे दे कि काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, आंख बंद करके आप बेटा कपास मार देना। कपास की खेती जो है वो काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। और कपास की खेती किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है? तो गुजरात, है ना, बिना डाउट कि आप मारना किसमें? गुजरात। ठीक है, तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। तो बेटा कुछ लोग बच्चे ये सोच के मार देंगे ना, पृथ्वी बड़ी हरी भरी है तो इसको ना हरा ग्रह मार देते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। या फिर पानी का रंग, बादल आकाश में ना सफेद सफेद होते हैं, उजला ग्रह मार देते हैं, ऐसा कुछ नहीं मार सकते बेटा। पानी सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है तो पानी का रंग जो है ऊपर से देखने पे कैसा दिखता है? नीला। और यही वजह है कि जो पृथ्वी को जो है हम लोग जो दूसरे नाम से जानते हैं वो कौन सा नाम है इसका? नीला ग्रह है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बेटा? नीला ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आता है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको जानना भी चाहिए। देखिए कोसी नदी के बारे में मैं अगर बात करूं तो कोसी एक ऐसी नदी है जिसकी जलधारा, जिसका जल प्रवाह जो है वो बहुत ही तीव्र है और कहते हैं कि ये अपना रास्ता बहुत तेजी से बदलती है। मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोसी नदी के किनारे अगर आप खड्डिया लगा के सो जाएं तो पता नहीं, हो सकता आपका खड्डिया जो है सुबह जो है ना कहीं बीच नदी के धार में मिले जो है। मतलब ये एक ऐसा सिचुएशन होता है, कोसी नदी के बारे में कहा जाता है कि ये अपने धार को ना बहुत तेजी से बदलती है। इसके अलावा इसका कटाव क्षेत्र भी जो है बहुत ज़्यादा है और इस वजह से जो है कोसी क्षेत्र में रहने वाले जो जनजीवन है, जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। और बिहार का सबसे अधिक आपदा जो है इसी क्षेत्र में आता है, इसी नदी के किनारे, और इस नदी के कारण भी आता है। नेपाल से आने वाले पानी भी जो है इसमें मिलता है और बिल्कुल एक जल का एक बहुत बड़ा प्रवाह देखने को मिलता है यहाँ पे। और इस क्षेत्र के रहने वाले लोग अक्सर विस्थापित की जिंदगी जो है जीते हैं। तो इसमें कहा जाए निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो अनडाउटेबली इसका आंसर कौन सा होगा? इतना सारा लेक्चर जिसके बारे में हमारे, डेफिनेटली वही होगा। ये कौन सी नदी है? कोसी नदी है। अब देखिए कोसी नदी के साथ साथ इसी का एक और सवाल आता है, बंगाल का भी शोक कहा जाता है। बंगाल में भी एक नदी थी जो बंगाल को बहुत ज्यादा परेशान करके रखती थी, बहुत ज्यादा तकलीफ देती थी, लेकिन बंगाल वालों ने क्या किया भैया, वहां की सरकार ने उसके ऊपर ना झारखंड सरकार, झारखंड गवर्नमेंट और बंगाल गवर्नमेंट के एक संयुक्त परियोजना थी जिसको दामोदर नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। और जब उस पर बांध बना दिया गया दामोदर नदी पर, क्योंकि बंगाल का शोक दामोदर नदी को ही कहा जाता था, जब दामोदर नदी पे बांध बना दिया गया तो इससे जो है दोनों ही राज्य बहुत ज्यादा फलभूत, मतलब इससे दोनों राज्य को बहुत ज्यादा फायदा
हुआ और अच्छी खासी विद्युत का उत्पादन जो है जो यहाँ से होता है, जिसका जो रिजल्ट है, जिसका जो प्रोडक्ट है वो झारखंड भी लेता है और बंगाल भी लेता है। तो जो नदी पहले बंगाल के लिए शोक हुआ करती थी, अब वो नदी उसी बंगाल के लिए वरदान हो गई। हालांकि कोसी के ऊपर भी एक परियोजना बनाई गई है, कोसी नदी घाटी परियोजना जो है, कोसी परियोजना जो बनाई गई है इस नदी के ऊपर, कोसी बैराज जो बनाया गया है, वो बनाने से कोसी का बहुत हद तक आतंक जो है वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी कोसी का आतंक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, तीसरा नंबर आंसर होगा इसका जो है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते? ये तो आप सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी ने कहा होगा, है कि नहीं? अरे नहीं भैया, हर चीज महात्मा गांधी थोड़ी बोलते हैं, कुछ हमारे जिम्मरमैन जैसे लोग हैं वो भी बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा हमारा जिम्मरमैन। नोट करते जाइए फटाफट। 50 क्वेश्चन की सीरीज है, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप सभी को ध्यान देना इस पे जो है, ठीक है? तो किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये सही बात है, संसाधन होते थोड़ी हैं, हर वो चीज जो हमारे यूज में आ जाए वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। तो ये बात कहने वाले कौन थे? जिम्मरमैन थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है वो कौन सा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, यूरेनियम पता होगा बेसिकली जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसमें इसका हम यूज़ करते हैं। यूरेनियम का आज के समय में यूरेनियम का बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी देश के लिए यूरेनियम जो है बहुत मायने रखता है। भारत भी जो है, भारत में यूरेनियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत होता है वो होता है कहाँ पे? जादू से होता है। कैसे होता है? जादू से होता है। जादू से होता है मतलब ये नहीं कि जादू से होता है भैया, ये जादूगोड़ा एक जगह है जहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा वो जगह है जहां से यूरेनियम का उत्पादन जो है भारत में होता है, ठीक है? अब यहीं पे एक और लिखा हुआ है यहाँ पे झरिया। झरिया के बारे में थोड़ा बात कर लूं। पहले कभी राजस्थान जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हुआ करता था, जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कोयले का वो झारखंड हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में कुछ वर्षों में ये चीज़ें बदल गई। अब जो है छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य होता है जो है। अभी अगर झरिया की बात करें तो झरिया वो केंद्र था झारखंड का जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता था। लेकिन समय बदला, झारखंड की स्थिति बदली और झरिया की भी स्थिति बदली, लगातार कोयला जो है वो निकलता गया। अब स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो चुकी है। तो झारखंड अब दूसरे नंबर पे चला गया और पहले नंबर पे कौन सा है? छत्तीसगढ़ है हमारा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो झरिया याद रखना है, छत्तीसगढ़ हमारा इसमें याद रखना है आपको जो है कि नेक्स्ट जो है अभी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो हो गया है आपका छत्तीसगढ़, या सबसे बढ़िया है ना छत्तीसगढ़, याद रखना है आपको जो है। इसके पहले कौन सा था? झारखंड था, ठीक है? फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस चीज को लेके। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले बेटा, फटाफट नोट कीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यूरेनियम और कोयले के बाद का आता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? ये सब जानता है, मोर, है ना? तो इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत ही हमको नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो मोर था। अब आता है सवाल, पीतल बनाया जाता है किस चीज से? देखिए, पीतल जब बनाया जाएगा तो पीतल का कॉम्बिनेशन होता है तांबा और जस्ता का, जहां पे जस्ता का जो प्रतिशत की मात्रा होती है वो 2 से 36% तक जो है जस्ता मिलाया जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, थोड़ी चीज को भी जान लें। जस्ते के मिलाने से जो पीतल होता है, जो पीतल बनता है, वो तांबे और जस्ते के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत हो जाता है, ठीक है? इसलिए पीतल जो है वो किससे बनाया जा रहा है? तांबा और जस्ता से। जस्ता का प्रतिशत कितना होता है? 2 से 36%। कितना प्रतिशत? 2 से 36%। याद रखना इस चीज को। कितना प्रतिशत जस्ता मिलेगा इसमें? तो जस्ता मिलेगा इसमें 2 से 36%, ठीक है? जिससे इसकी मजबूती क्या होती है? पीतल की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? चलिए, ये एक तरह का एलॉय है, याद रखना बेटा, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, एलॉय, मिश्र। अब आगे बढ़ते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? देखिए, डाकू मतलब क्या होता है? लुटेरा। और लुटेरा जो है कितना लूटेगा इसका कोई निश्चित नहीं होता है। तो देखिए, एकदम एग्जैक्टली आपको मिल जाएगा, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से ही, विदोहन को ही क्या कहलाता है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आपको बोल्ड में दिख भी रहा होगा, हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो बी इसका आंसर हो गया। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से जो है इसे कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। काली मिट्टी उपयुक्त है। देखिए, अभी जब पढ़ा रहे थे सबसे पहला वाला क्वेश्चन, उसी में हमने चर्चा किया था कि काली मिट्टी जो है वो भारत में दूसरे नंबर की ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैली हुई है। और इसी में हमने कहा था कि गुजरात में जो है वो कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? काली है। तो अनडाउटेबली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काली मिट्टी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? कपास। तो काली मिट्टी के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जिसे कहते हैं सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है?
सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ होती है बच्चों? कहाँ होती है? पूर्णिया में तो नहीं होती। आप सभी बोलेंगे सर चेरापूंजी में होता है, लेकिन मैं बता दूं चेरापूंजी जो है वो पहले ऐसा जगह था जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी। अभी चेरापूंजी का जो जगह है, चेरापूंजी बदल गया है, क्योंकि चेरापूंजी से भी ज़्यादा वर्षा जो है वो माशिनराव में होती है। ठीक है, मेघालय का यह क्षेत्र है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। चेरापूंजी से भी लगभग 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वो जो है। सर कौन सा हो जाएगा? माशिनराव हो जाएगा इसका आंसर जो है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा का रंग जो है वो कैसा होता है? लेटेराइट मृदा मतलब लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है लाल रंग की होती है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? लाल रंग। यहाँ पे बोल्ड में दिखा हुआ है तो हमको लिखने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये आता है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है वो सीमित है? मतलब कहने का मतलब क्या है, सवाल को बढ़िया से समझिए। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक संसाधन है, मतलब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन है, जिसका भंडार जो है वो लिमिटेड है, मतलब अगर हम यूज करते रहेंगे तो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आसानी से देख सकते हैं, वन, नदियां, नगर और खनिज। देखिए प्राकृतिक संसाधन अभी जस्ट मैंने कहा तुरंत, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हर वो चीज जिसका हम उपयोग करते हैं, जो संसाधन हमारे लिए, वो सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो नगर जो है वो प्रकृति के द्वारा नहीं दिया गया है, ये हम बनाए हैं, इसको हम बसाएं इसको जो है, इसलिए नगर जो है वो प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 14 नंबर सवाल की, लो अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? लो अयस्क यानी कि ये एक ऐसा संसाधन है, देखो बेटा लो अयस्क का हम यूज करेंगे, बार बार उसको निकालेंगे, यूज करेंगे, निकालेंगे, यूज करेंगे, तो एक ना एक समय क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। इसके बनने की रफ्तार बहुत 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 स्लो होती है, कई लाख वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। तो इसलिए किस में आ जाएगा? अनवीकरणीय संसाधनों का। यहाँ पे जो बेटा, यहाँ पे यो हो जाएगा, ये मिसप्रिंट है बेटा, याद रखना, ये अनवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? यानी कि संसाधन का संरक्षण हो, इस बात को सबसे पहले किसने कहा? तो इस बात को बोलने वाले थे क्लब ऑफ रोम, जिसने सबसे पहले ये बात कही थी कि जो संसाधन हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं, जो गॉड ने हमें दिया है, वो सभी हम लोग बेसिकली उसको संरक्षित करने के लिए है, ना कि वो हम ये समझ लें कि वो हमारी बपौती संपत्ति है। आखिर हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ के जाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें जो है ये आपको संरक्षित करने के लिए मिली है, ताकि आप इसका यूज कर सकें और अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकें। तो क्लब ऑफ रोम जो है इसका रियल आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये एक ऐसा चीज है जो जिससे हमारा जिला भी जो है बहुत प्रभावित है। बेटा एक बात तो पता होगा आप सबों का कि हम लोग जो है बेसिकली जमुई जिले से आते हैं, और जमुई जिला जो है बिहार का सबसे सूखाग्रस्त जिला है। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी की समस्या सिर्फ एक यही, अगर पानी की समस्या ही रहे तो ये एक अलग बात होती है। लेकिन पानी जो हमें पीने के लिए मिल रहा है, इसमें भी कई सारे तरह के जो है वो दूषित पदार्थ जो है वो इसमें मिले हुए हैं। इसमें कई सारे ऐसे तत्व हैं जिनका संकेंद्रण है इसमें जो है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है अगर ज़्यादा जल दोहन होता है तो इसमें भूमिगत जल में जो सबसे ज़्यादा जिस तत्व का मात्रा बढ़ा है वो है आर्सेनिक। यहाँ पे फ्लोराइड भी लिखा हुआ बेटा, फ्लोराइड की मात्रा अगर पानी में बढ़ जाएगी तो आप देखिएगा हमारे आसपास के जो क्षेत्र है, कई सारे क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होगा? आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से, ये फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से जो दांतों पर जो होता है, अगर उसका लगातार आप सेवन कर रहे हैं तो दांतों में एक पीलापन आ जाता है, ये फ्लोराइड के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? अति जल दोहन से जिस तत्व का संकेंद्रण बढ़ता है वो कहलाता है हमारा आर्सेनिक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इससे कौन वाकिफ नहीं होगा? आज राजस्थान अगर बहुत हद तक अगर थोड़ा हरा भरा दिखता है तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का है, क्योंकि इसी परियोजना के कारण राजस्थान के लगभग जो भूभाग है, जो बहुत ज़्यादा जिसमें खेती वगैरह थोड़ी बहुत हो रही है, वो इसी के कारण हो रही है। और आज जो फसल लहला रही है वहाँ पे, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण ही हो रही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर, जिसको हम लोग राजस्थान भी कहते हैं। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? देखिए यहाँ पे आपको साफ ही दिख रहा है, हीराकुंड, भाखड़ा, नांगल डैम और कोसी। कोसी जो है बिहार नदी, कोसी नदी जो है वो बिहार में है, बिहार का शोक कहा जाता है इसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका डिस्कस किया था। तो कोसी परियोजना जब बनाया गया तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि बाढ़ का नियंत्रण करना। जो कोसी नदी के कारण जो लोग अक्सर प्रभावित होते हैं
उनको कुछ राहत देना। हालांकि ये पूरी तरह से ये सक्सेसफुल रहा नहीं है, लेकिन फिर भी कोसी पर जो बांध बनाया गया है, जो परियोजना बनाई गई है, वो कुछ हद तक जो है कोसी के विभीषिका को रोकने में कामयाब हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भैया ये हम बहुत पिछड़ के चले आए हैं। कहाँ पे चले गए हैं? 133वां। समय है अभी भी हमें थोड़ा जागरूक होने का। पानी का अगर हम कम वेस्ट करेंगे, पानी को अगर हम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, आने वाले समय में इसी चीज़ को हम संरक्षित रख के हम अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए बेसिकली इसको आने वाले समय में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है, जो कहते हैं ना कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा वो किसके लिए होगा? तो पानी के लिए होगा। कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी की कमी से लोग जो है जूझ रहे हैं, और पानी जो है वो सरकार के कंट्रोल में है, जहाँ पे पानी सही से लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा जागरूक हो जाएँ, सारे अगर लोग जागरूक हो जाएँ, तो पानी की समस्या जो है वो बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है? देखिए, बिहार इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें बेसिकली क्या है, जल संग्रहण के ढांचे को बनाना सरकार ने पहले से ही यहाँ पे कर दिया गया है कि राज्य के जितने भी जिले हैं, जितने भी प्रखंड हैं, जितने भी गाँव हैं, उन सभी में जितने भी घर बनाए जाएंगे, उन सभी में जो है जल संग्रहण का जो है वो कार्य किया जाएगा। मतलब एक ऐसा ढांचा होना चाहिए जिसमें बारिश का जो पानी हो, वर्षा का जो जल हो, वो उसमें संग्रहित रहे। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा बेटा? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत मतलब वो ऊर्जा का स्रोत जिसको हम ट्रेडिशनली बेसिकली यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये सिंपल सा चीज़ है। बायोगैस तो भैया अभी का चीज़ है। ज्वारीय गैस जो है ये सबके बस की बात है नहीं। सौर ऊर्जा अभी इतनी ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हुए कि सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सके। तो कोयला वो परंपरागत स्रोत है जिसका उपयोग लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? देखिए, सौर ऊर्जा इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, इसलिए कैसा संसाधन हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। देखिए, संसाधन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताए थे दो तरह के संसाधन, एक नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, और अनवीकरणीय ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार यूज कर लिए तो फिर उसको दोबारा यूज़ करने में जो है क्या होगा, दोबारा यूज़ करने लायक वो बचता नहीं है। मतलब अगर हम उसको यूज़ करते गए तो एक समय ऐसा आएगा जब वो खत्म हो जाएगा। उसको नवीनीकरण हम नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसका नवीनीकरण जो है हम बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, आगे बढ़े। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? देखिए, क्योटो सम्मेलन जो है वो जापान में आयोजित किया गया था। किसमें? जापान में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ आंसर क्या चीज? जापान। तो इसका आंसर क्या होगा? जापान। नेक्स्ट बात करें चिपको आंदोलन। देखिए, चिपको आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो बेसिकली उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में शुरुआत की गई थी। इसकी जो है बेसिकली हुआ क्या था, इमारती लकड़ी को काटने के लिए ठेकेदार आए थे, और चूंकि वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग थे वो बेसिकली जंगलों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसकी अगुवाई की थी, और वहाँ पे जब इमारती लकड़ी काटने के लिए जब ठेकेदार के लोग आए, जब ठेकेदार आया तो ये लोग चूंकि पेड़ को पूछते थे, सेक्रेट ग्रुप्स मानते थे उसको जो है, तो इन लोगों ने क्या किया, पेड़ों को कस के ना पकड़ लिया और बोला कि भैया पेड़ को काटने से पहले ना हमें काटना पड़ेगा, यानी कि आपकी कुल्हाड़ी पेड़ पर बाद में चलेगी, पहले हम पर चलेगी, और फिर हम रहेंगे जब तक, तब तक आप पेड़ नहीं काट सकते हो। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसमें कई लोग मारे गए जो है। बहुत विभत्स चीज था, लेकिन सलाम है ऐसे जज्बे को जिन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। और ऐसे ही इसी आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेधा पाटकर का नाम अगर बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है उससे जुड़ी हुई थी मेधा पाटकर। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा हो गए चिपको आंदोलन, और मेधा पाटकर जो है, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। यह नाम याद रखना आपको जरूरी भी है, यह नाम आपको याद रखना जरूरी है। मेधा पाटकर जो थी वो जुड़ी हुई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। मेधा पाटकर जो थी वो जुड़ी हुई थी किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ, इन्होंने इस आंदोलन में अपनी पूरी जिंदगी दी थी। कहते हैं जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मेधा पाटकर बहुत ही कम उम्र की थी, और आज मेधा पाटकर की उम्र अच्छी खासी हो गई है, और ये इस आंदोलन से तब से जुड़ी हुई है। हालांकि अलग बात है कि ये आंदोलन कितना हद तक सफल हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध जो है वो मेधा पाटकर से पूरी तरह से जुड़ गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, और मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे बढ़ते हैं।
गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? देखिए, ये जो चट्टानें हैं ना, गोंडवाना युग की जितनी भी तरह की चट्टानें हैं, ये बहुत ही प्राचीन चट्टानें हैं और सबसे ज़्यादा जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना लैंड की चट्टानें जो होती है, गोंडवाना युग की जो चट्टानें होती है वही मिलता है। और इसकी प्रतिशत जो होती है वो कितनी होती है? नीचे में लिखा हुआ आपका 98%। यानी कि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वहाँ में कोयला का प्रतिशत जो है, भारतीय कोयला का प्रतिशत कितना है? 98%। ठीक है, आगे बात करें, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? बहुत ही नाम से ही पता चल रहा है ना, तरुण गगोई, और यहाँ पे आ गया असम, डिगबोई, है ना। तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो कहाँ संबंधित है? असम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? ये तारापुर में स्थित है बेटा, तारापुर में है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र और सबसे पुराना भी कह सकते हो, है ना। इसकी क्षमता कितनी है? 108 MWE जो है इसकी क्षमता, उत्पादन क्षमता जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया था? बेटा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो नामक जगह पे किया गया था इसका जो है। ठीक है, इसको रियो सम्मेलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्राजील होगा इसका आंसर जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? डेफिनेटली इसकी होगा किसमें? देखिए, सोपानी कृषि होता क्या है, थोड़ा मैं इस पर बात कर लूँ। देखिए, सोपानी कृषि बेसिकली जो होती है वो बेसिकली पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र काफ़ी कम होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र की जो ढलानें होती है तो वर्षा का पानी क्या होता है? बहुत ही स्पीड से नीचे की ओर आता है। तो इस कंडीशन में छोटे छोटे खेत बना के, छोटे छोटे खेत जैसे स्ट्रक्चर बना के, मेड़ बना के, उस वर्षा के पानी को जो है जो सीधा नीचे आता है उसको एक सीक्वेंस से क्रमानुसार उसके फ्लो को थोड़ा कम कर दिया जाता है, उस तरह के खेत बना के। और इससे क्या होता है, 1 by 1 हर एक खेतों में पानी जाता है और इसके जरिए वो लोग खेती कर लेते हैं। ये बेसिकली उत्तराखंड में होता है और सोपानी कृषि विधि जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है इस क्षेत्र में जो है। सिर्फ इस क्षेत्र में नहीं, हर वो क्षेत्र जहाँ पे मैदानी भाग कम है, पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है और काफ़ी ढलान है, यानी कि यहाँ पे बारिश का पानी बहुत तेज़ी से आता है, वहाँ पे सोपानी कृषि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो सोपानी कृषि का संबंध किससे हो जाएगा? सीधा सीधा उत्तराखंड से हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? देखिए, मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे इस पे किसी का चर्चा नहीं आएगा। मरुस्थल की बात करेंगे, डेजर्ट की बात करेंगे, हमारा भैया राजस्थान, है ना, पधारो हमारे देश। मरुस्थलीय मृदा का संबंध सीधा कहाँ हो जाएगा? मरुस्थलीय मृदा का संबंध राजस्थान से होगा। ठीक है, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? देखिए, मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन होता है वो बेसिकली फर्टिलाइजर में यूज होता है और इसका नाम क्या है? एंड्रीन। एंड्रीन वो केमिकल है जो मेढक की प्रजनन क्रिया को बाधित कर देता है। ठीक है, याद रखने वाली चीज है ये। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए, काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मृदा कहते हैं या फिर रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और इसमें बता चुके हैं पहले से ही, सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? कपास का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी घाटी है, नदियां अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज्यादा उत्पादन क्षमता उसकी बहुत ज्यादा होती है और इसलिए गंगा नदी के किनारे जितने भी तरह के आपको क्षेत्र मिल रहे हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है फसल का, जो है गेहूं हो जाए चाहे वो मक्का हो जाए, इन सभी का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो भूमि ह्रास के संरक्षण में सबसे ज्यादा जो उपाय हो सकता है सही, वो हो सकता है बाढ़ नियंत्रण। क्योंकि बाढ़ जब भी आती है तो बाढ़ की विशेषता ऐसी होती है कि ये अपने साथ, अगर जब ये नदियों में पानी का बहाव जब तेज होता है तो ये क्या करता है, सारे जो अपने किनारे वाले क्षेत्र होते हैं उससे अच्छी खासी मिट्टी जो है वो अपरदित हो जाती है। मतलब वो मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, वो बहा के ले जाती है। तो इसका सबसे उपाय है, अगर बाढ़ नियंत्रण अगर कर देते हैं, मतलब साइड में अगर बोरा वगैरह कुछ लगा देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें लगा देते हैं जो नदी के बहाव को थोड़ा सा क्या कर सके, कम कर सके, जिससे कटाव कम हो, तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा भूमि संरक्षण के रूप में ले सकते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 36 की बात करें, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? डेफिनेटली इसका आंसर कौन सा होगा? महाराष्ट्र, है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगड़ कहा जाता है, बांगड़ मिट्टी कहा जाता है इस चीज को जो है। ठीक है, 38वें नंबर पे आते हैं, कहा जाता है मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रिया शामिल होती है। देखिए, मृदा निर्माण में 2 चीजें शामिल होती है, पहला अपक्षय और दूसरा अपरदन। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो इसका ए और बी दोनों ही आंसर होगा। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दोनों दिया हुआ है तो ठीक है, ए भी दिया हुआ है तो भी ए और बी होगा इसका आंसर। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, मृदा निर्माण में 2 तरह की प्रक्रिया होती है, एक अपक्षय होता है, दूसरा अपरदन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपक्षय और अपरदन दोनों ही हो जाएगा। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण कि पृथ्वी को क्या कहते हैं?
ये क्वेश्चन शायद फिर से रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन पहले से भी पूछा गया था, फिर से रिपीट हो गया, इसको नीलाग्रह कहते हैं। ठीक है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का लगभग 96.5% भाग जो है वो महासागरों में निहित है, और बाकी के जो बच जाते हैं 3.5% के आसपास जो बच जाते हैं वो बेसिकली वो जल हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो इसमें आंसर हो जाएगा जल। ये तो काफी सिंपल है, ये आप भी बता सकते हो। भारत का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो क्या है? पेट्रोलियम माना जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारा होता है कोयला। एक और आता है टॉपिक, अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता ज्यादा है? देखिए, अंकलेश्वर की बात आएगी तो सीधा आप नीचे चले जाइएगा, खनिज तेल। यहाँ पे मिनरल ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि अंकलेश्वर में सबसे ज्यादा जो है वो खनिज तेल पाए जाते हैं। ठीक है, 44वें नंबर की बात करें तो निम्नांकित में से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में प्रयुक्त होता है? देखिए, हमारे यहाँ यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम बहुत कम मात्रा में, लेकिन थोरियम की प्रचुरता जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और केरल में जो है, स्पेशली केरल के तट पर जो है बालू के रूप में जो पाया जाता है वो क्या है? थोरियम ही है। ठीक है, और थोरियम का यूज़ हम कर सकते हैं यूरेनियम के इंस्टेड पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूरेनियम की जगह पे हम थोरियम का यूज़ कर सकते हैं। कब? नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग में जो है। तो वो बात की बात है, वो साइंस में आ जाएगा, मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा इस चीज़ पर। भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? तो उद्योगों में होती है। भारत में सबसे अधिक खपत जो होती है बिजली की वो किस में होती है? उद्योग में। और पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो पेट्रोलियम बेसिकली उन्हीं चट्टानों में मिलेगा जो बेसिकली परतदार होंगे, लेयर जिनमें बनी होंगी। तो जिनमें लेयर बनी होंगी उनमें क्या होगा? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो है वो मिलता है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, परतदार। 47वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कहां प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? देखिए, सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडार जो है वो त्रिपुरा में मिला है। मतलब वो स्टेट में जिसका अक्सर हम लोग कभी वैल्यू नहीं देते। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को जो है, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उन सभी को अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। उन सभी का जो है वो एक ऐसे स्टेट हैं जो हमारे होते हुए भी हम लोग उनको अपना नहीं मानते। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन अगर बात करें तो वहाँ पे भी ऐसे कई सारे खनिज सोर्सेस हैं, कई सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। उन्हीं में से एक है हमारा प्राकृतिक गैस का भंडार, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, हीराकुंड परियोजना बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिससे कई सारे लाभ हुए हैं इससे प्रभावित क्षेत्रों को जो है, और यह परियोजना बेसिकली महानदी पे स्थित है। किस नदी पे? महानदी पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 49वां क्वेश्चन, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? देखिए, ये 1986 में स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा जो है। ठीक है, यानी कि भारत सरकार के द्वारा 1986 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल की शुरुआत की गई थी जो है। ठीक है, इसका आंसर नंबर कितना होगा? डी। और आज का सबसे लास्ट सवाल जो है, भारत में जल का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है? तो पानी का। ये सोच के आपको आश्चर्य लगेगा, भारत में जल का सबसे अधिक हम लोग जो है वो घरेलू उपयोग में करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक बात सोचने वाली बात है कि घरेलू उपयोग में अगर हम पानी को थोड़ा सा अगर कम यूज़ करें, जो हम लोग वेस्ट करते हैं पानी को, अगर उसको हम कंट्रोल कर सकें तो एक अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर जो है हम उसको प्रिजर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज की क्लास, जहाँ पे हमने डिस्कस किया क्लास 10 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसमें हमने 50 ऑब्जेक्टिव्स देखे। इसी का सेक्शन पार्ट 2 मैं कल के लेके आऊँगा, जिसमें और 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये 100 क्वेश्चन आपके जो है BTBC के क्वेश्चन से, BTBC के बुक जो है उनसे रिलेटेड हैं, और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बच्चों, आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे, आपके लिए काफ़ी होगा। ये चीज़ें जो है आप इसी के जरिए काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकते हैं, और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लगातार हमें फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके 450 आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो डेफिनेटली लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।